नमस्कार। आज राजधानी में पूरे दिन दहशत का राज रहा। आज पूरे दिन लोग खौफजदा रहे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि राजधानी के शहरी इलाके में आज पूरे दिन हाथियों ने आतंक मचा रखा। पहले एक और कुछ घंटों बाद दूसरा हाथी भी राजधानी में आ घुसा और इसने लोगों के बीच एक खौफ पैदा कर दिया था। यहां तक कि एक की जान भी चली गई और वन विभाग के तमाम दावे फिर से धरे के धरे रह गए। आज जमीन लहूलुहान हो गई है। हर ओर दहशत से कांपते लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। जिंदा रहना है तो भागना जरूरी है, वरना मौत कब किस ओर से दस्तक दे दे किसी को नहीं पता। दहशत के बीच पल पल मौत से सामना कर रहे लोगों के लिए हर पल किसी जंग जीतने की तरह है, क्योंकि यमराज बनकर आया है गजराज। मौत बांटने आया है, तबाह करने आया है लोगों का सुकून, उनका सुकून जिसने जानवरों के सुकून को अपने ऐशो आराम के लिए रौंद दिया। उधर से वो दौड़ते आया, वो देखे, हम लोग अभी निकले तो देखे नहीं, शायद हो सके वो बका के वो भी उधर से कूदते आया और इधर पहुंच गया। इतने में बाप बोला कि का अब देखे नहीं कि खून दिया कि अब का किया। सो उसके बाद बस शुक्रिया हो के तो तब चिल्लाने लगे देवर लोग को उठ के। ये पहली बार हुआ था जब शहरी इलाके में घुसकर हाथी ने आतंक मचाया था। हाथी के घुसने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली और जब तक लोग संभल पाते शुरू हो चुका था तबाही का खेल। एक जिंदगी मौत में बदल चुकी थी, एक परिवार मातम में डूब चुका था और खून के धब्बे इस आतंक की एक एक डरावनी कहानी कह रहे थे। हाथी आया हुआ है। जब हम लोग सुबह में मैदान ग्राउंड गए थे एयरपोर्ट के बगल, वहाँ पर हम लोग जब देखे उधर से हाथी जब आ रहा है उधर से, तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसके पीछे प्रशासन भी थे, तो उधर से आ रहे थे, तो हम लोग को लगा कि उधर से आवाज़ आया कि भागो भागो, तो हम लोग वही उसी को देख के हम लोग सब भागने लगे इधर उधर। फिर उधर से होते हुए फिर इधर बस्ती तरफ गाँव की ओर चढ़ा। शहर में हाथी के घुसने की खबर वन विभाग और पुलिस को दी गई। लाव लश्कर से लैस पुलिस वाले भी पहुंच गए। फिर शुरू हुआ हाथी और इंसानों के बीच लुका छिपी का खेल। हाथी आगे आगे, इंसान पीछे पीछे। हाथी को डराने के लिए शोर मचाया जा रहा था, उसे भगाने की हर तरकीब आजमाई जा रही थी। देखते ही देखते पूरा शहर हाथी के पीछे भागने लगा और हाथी भागकर रिंग रोड पर पहुंच गया। हाथी के आतंक की वजह से सड़क से गुजरने वाले ऑटो और गाड़ियों को रोक दिया गया। पुलिस अलग मेहनत कर रही थी, विभाग अलग मेहनत कर रहा था और सब पसीने से लथपथ थे। आखिरकार हाथी को जंगल की ओर भगाने में सब कामयाब हो ही गए और सबने राहत की सांस ली। लोग तो ड्यूटी में थे, फोन आया इधर से फैमिली का कि भाई हाथी आ गया है, ऐसा ऐसा नुकसान भी हो रहा है। कभी सोचे थे शहर में हाथी आएगा? नहीं, ऐसा तो कभी कोई नहीं सोचा था। हम लोग तो जब फोन आया तो फिर एक दो को अलग से फोन किया कि कहीं अफवाह तो नहीं है, लेकिन पता चला नहीं सच में है। ऐसा निकल का है, दोनों साथ में है। कितना डर लगा हाथी से? डर क्या, हम लोग को बच्चा सब अभी स्कूल का टाइम था तो फोन किया गया कि ऐसा ऐसा बात है, तो ड्यूटी से तुरंत हम लोग आए देखने के लिए क्या सिचुएशन है बोलकर। हाथी भगाने के लिए वो लोग तो है पीछे पीछे, देखिए उनका पूरा ग्रामीण जितना भी दिखाई दे रहा है ग्रामीण है। देख सकते हैं कितना भीड़ है हम लोग को, देखिए। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ था जब जंगली जानवर आबादी वाले इलाके में घुसकर आतंक मचा रहे थे। इससे पहले हाजीपुर में एक बाघ ने एक गांव में घुसकर ऐसा आतंक मचाया कि हफ्ते भर तक पूरा गांव पेड़ों पर रहने को मजबूर हो गया था। रांची के मांडर के इलाके में तेंदुए ने घुसकर उत्पात मचाया। एक ओर इंसान जंगलों को रौंद कर खुश हो रहा है और जानवर इंसानों को रौंद कर अपने आशियाने की तबाही का बदला ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।
तो क्यों जंगली जानवर बार बार शहर की ओर भाग रहे हैं, उस ओर भाग रहे हैं जहां बड़ी आबादी बसती है, घनी आबादी बसती है। गांव में क्यों जंगली जानवर आ रहे हैं और कैसे पहुंच जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है और चर्चा का एक बड़ा विषय भी यही है। आज हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पीआर सिन्हा जो रिटायर्ड आईएफएस हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीआर सिन्हा साहब। हमारे साथ थोड़ी देर में डीएफओ रांची राजीव लोचन बख्शी भी जुड़ जाएंगे, उनके पास भी चलेंगे। और हमारे साथ पर्यावरण के मामलों पर जानकार और हाथी के ऊपर किताब लिख चुकी शैलजा भी जुड़ेंगी कुछ देर में, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं पीआर सिन्हा साहब आपसे। आप रिटायर्ड आईएफएस रह चुके हैं। बड़ा सवाल ये कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। कुछ हादसों का हमने जिक्र किया, हाजीपुर में बाघ गांव में घुसाया, हफ्ते भर तक गांव के लोग जो पेड़ों पर रहने को मजबूर रहे। अभी मांडर में तेंदुआ घुसाया, अब आज शहर तक हाथी। क्या इसे आप अलर्ट मानते हैं? ये तो होना ही है, इसलिए कि जो उसका हैबिटेट है, जो उसके रहने की जो बताया उन्होंने, आशियाना उसका है, सिकुड़ते जा रहा है। ये मेन इसका कारण यही है। पर्यावरण माने हम लोग इको बैलेंस नहीं रख रहे हैं और जंगल घटते जा रहा है। उनके रहने खाने पीने का दोनों की तकलीफ जानवरों को भी हो रही है। वो भी उनको भी पानी चाहिए, रहने का आवास चाहिए। रहने आवास में जंगल में रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। तो आप एक अधिकारी रह चुके हैं, क्या एक अधिकारी रहते हुए ये सारी कमियां आपने कभी महसूस की और क्या देखा, कितने हालात खराब हो गए? बहुत हालात खराब। मैं बांका का डीएफओ था, वहाँ भी ये हाथी आए थे। ये झुंड में रहते हैं, 14, 15 के 18 के झुंड में रहते हैं। इनका नेतृत्व एक हथनी करती है। ये प्राय जानवरों में उसका लीडर फीमेल होती है, मादा होती है। और जैसे हाथी में भी है, आपको भैंस में भी है, सब प्राय जानवर हैं, इनमें हथनी इसमें रहती है। और उनका हैबिटेट घटेगा तो आएंगे ही। वो सोचते हैं कि मेरा घर है, क्योंकि उनके दिमाग में, हाथी खास करके हाथी के दिमाग में ये चीज है कि उसके दिमाग में है कि ये मेरा घर ये पहले था। उनकी जेन टू जेन माने चला आता है, ये बना रहता है, वो भूलते नहीं अपने घरों को। तो ये जानते हैं कि ये घर मेरा पहले था। दैट्स व्हाई ये भी एक कारण है, वन ऑफ द रीजंस कि क्यों चले आ रहे हैं शहरों में। ये जानते हैं कि मेरा यही घर था पहले। यहाँ तो घर तो कट गया, तो खत्म, बर्बाद कर दिया हम लोग। यानी आज जहां रांची शहर बसा हुआ है, यहाँ कभी हाथियों का घर रहा करता था। एकदम। तो आने वाले दिनों के लिए तो ये एक खतरनाक संकेत है, हाथियों का इस तरह से झुंड पहुंचेगा। जंगल को बचाना होगा और उनका हैबिटेट को हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना होगा। जो अभी हम लोग जो माने विकास के नाम पर जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी सोच नहीं रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे। नहीं करेंगे तो ये होते रहेगा। इसमें एक बड़ी बात मैं ये जोड़ दूं कि सुबह के वक्त भी एक हाथी देखा गया शहर में और शाम के वक्त भी एक हाथी शहर में देखा गया। वन विभाग का यह दावा था कि सुबह के वक्त देखा गया हाथी पकड़ लिया गया है और शाम के वक्त वो जंगल में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन शाम के वक्त भी एक हाथी शहर में पहुंच गया। हमारे साथ शैलजा भी जुड़ चुकी हैं। शैलजा ने हाथियों के हैबिटेट के ऊपर एक किताब भी लिखी है और लगातार इस पर वो काम करती रही हैं। उनसे समझते हैं, शैलजा, आखिर क्या वजह है ऐसी कि बार बार हाथी जो है वो शहर की ओर आ रहे हैं, या फिर बार बार जो जंगली जानवर हैं वो उन इलाकों में पहुंच जाते हैं जहां लोग रहते हैं, जहां आबादी बसती है? जंगल की ओर से हाथी शहर की ओर पहुंचने का कारण है कि उनके आवास को हमने छीन लिया जंगल के रूप में। जंगल की अवैध कटाई, अब वनरोपण नहीं होना, अब मनुष्य का जंगल में प्रवेश, ये तीन चीज भूखे पेट मनुष्य भी आदमखोर हो सकता है। तो हाथी भूखे पेट शहर की ओर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। क्या वनरोपण नहीं हो पा रहा है? पीआर सिन्हा साहब, वनरोपण पर हम ध्यान नहीं दे रहे। जिस रफ्तार के साथ, जिस औसत के साथ हम वनों की कटाई कर रहे हैं, वनरोपण नहीं हो रहा। शायद बात सही है। जितना डेवलपमेंट काम हो रहा है, डेवलपमेंट के साथ साथ इलिसिट फीलिंग जो हो रहा है, अवैध पातन जो हो रहा है, इन्होंने जो कहा, इनका आशियाना घटते जा रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। ये एक मेन रीजन है। इसमें हमको ध्यान देना, वनरोपण से तो समस्या उतनी हल नहीं, कुछ हद तक ठीक होगी, लेकिन जो हम लोग विकास के नाम पर जो जंगलों को, हम वनरोपण से जंगल नहीं बना सकते हैं। जंगल का एक अलग रूप होता है। हम भी रहे हैं वनरोपण में, आई वॉज ऑल्सो डीएफओ इन एफोरेस्टेशन डिविजन्स, लेकिन उसमें ये बात नहीं, वो जंगल का स्वरूप जो देना चाहते हैं वो दे नहीं पाते हैं, इसलिए जंगल को बचाना ही होगा। आज एक बड़ा इशू लोगों के हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं जो घट रहा है। हम लोग का 1/3 होना चाहिए ऑफ द लैंड ऑफ द होल। हम लोग का यही पॉलिसी है कि 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ द होल जियोलॉजिकल जो लैंड एरिया है उसका 1/3 में फॉरेस्ट होना चाहिए, जो अभी झारखंड में 29% है। लेकिन स्टिल इट इज अंडर, जो होना चाहिए। यहाँ पर जानवर ज्यादा हैं, क्योंकि झारखंड है
पूरा इसमें यही कारण है, इसका आशियाना जो है वो घटता जा रहा है। वो उनको खाने का कमी हो रही है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। हाथी तो पेड़ पौधे खाते हैं, हिंसक जानवर तो है नहीं। वो लाचार होकर बाहर आ रहे हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा जंगल के बीच में रहना चाहते हैं, घने पेड़ों के छांव में रहना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए कि हम लोगों ने उनका हैबिटेट को हम लोग काटते चले जा रहे हैं। उस पर हम लोग थिंकिंग बहुत गहन विचार की आवश्यकता है। उनका हिंसक होना, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आज एक की हत्या कर दी गई, हिंसक तो वो तो आएंगे तो आपके जो वो हिंसक नहीं है, उनके सामने अपने प्रोटेक्शन के ख्याल से कि हमको मार नहीं दे, हमको कुछ किल नहीं कर, दैट्स व्हाई वो हिंसक हो जाता है। अच्छा, आज बहुत सारे लोगों को ये देखा गया कि सीधे सीधे वन विभाग को लोग दोषी ठहरा रहे थे इस पूरे मामले में। क्या वन विभाग ही सिर्फ दोषी माना जाना चाहिए और वन विभाग की इसमें क्या भूमिका बनती है? क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। ठीक है, वन विभाग सब कुछ, वन विभाग कोई सरकारी कोई भी चीज का प्रॉब्लम सरकार नहीं कर सकती है। उसमें जब तक सिविल सेंस हम लोग में भी अपने में जागरूकता लानी होगी कि वनों की कटाई नहीं करें। हम लोग जो वन काटते हैं, मान लीजिए कहीं कहीं हमारा स्टाफ जो फॉरेस्ट का है कोई पता है, लेकिन ज्यादा हिसाब में लोग गरीब हैं, वो लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका लिए जंगल काटते हैं वो। अच्छा, एक बड़ा सवाल कि राजधानी तो छोड़िए, पूरे झारखंड में कौन कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं जिस पर इस तरह से अभी खतरा मंडरा रहा है? कौन कौन से इलाकों में ये ज्यादा? जो आपका जो डालमा पहाड़ी है जो है, ये पूरा रिजर्व फॉर एलिफेंट्स है। वो झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे ये इनके लिए, एलिफेंट के लिए, हाथी के लिए बनाया गया। और वो जो है ना, उसके इर्द गिर्द जो है, ये तो सब जगह है। आपके इवन दुमका में चले गए जो कभी नहीं जाते थे। दुमका में एक समूह में रहते हैं, 14-15 के समूह हाथी का रहता है। वही कारण है, जब सिकुड़ते जाएंगे सब एरिया, जितने झारखंड के खास करके ये सभी वल्नरेबल हो गए हैं, वो कहीं भी अब जा सकते हैं, इसलिए कि उनके रहने की जो आशियाना है वो सिकुड़ते जा रहा है। रांची में प्रवेश करने का क्या रास्ता हो सकता है? रांची में ये कैसे? बगल में तो चारों तरफ, रांची की इर्द गिर्द चारों तरफ फॉरेस्ट है, तो बहुत इनका जो आशियाना है वो बहुत माने शहर के नजदीक है, तो आ जाते हैं खाने के लिए, पानी पीने। हाथियों को पानी की आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज्यादा जानवरों में पानी की किसी का आवश्यकता तो हाथी को। हाथी वो पानी में स्नान करते हैं, पानी में क्रीड़ा करते हैं, इसलिए वो उनको तो देखना होगा। ये हम लोग की भी कमी है और पब्लिक को भी इसमें सहयोग करना होगा। जी, तो पब्लिक की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितना हम विभाग को इस मामले में जिम्मेवार मानते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद अब लौटेंगे तो अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब चूंकि आपके सामने एक चुनौती है, आपने गलती कर दी है, अब क्या करना चाहिए, कैसे इसकी भरपाई हो, इसके लिए क्या कोशिश हो और बचाव कैसे हो आपका? ब्रेक के बाद। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। जनता का दुलारा है, सबसे इलेक्शन लड़ेगा, करना क्या चाहता है? ज्यादा कुछ नहीं, बस देश का कचरा साफ करना चाहता हूँ। तो चलो चलो। जिनके जिगर में है आग, उनका सर ठंडा रखे नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल। इसमें है 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, तो अब सरदर्द, तनाव और निद्रा से ठंडी राहत। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, एक्स्ट्रा ठंडा, एक्स्ट्रा कूल। पहले बार बार होने वाली कब्ज और पेट फूलने के कारण मैं चिड़चिड़ा रहता था। झंडू नित्यम टैबलेट शुरू करते ही रात भर में आराम मिला। अब हमेशा इसे मैं अपने पास रखता हूँ। झंडू नित्यम टैबलेट दे 3 फायदे। आंतों की देखभाल करे, कब्ज से दे राहत बिना पेट मरोड़, और ये लेने में भी आसान है। अपनाइए झंडू नित्यम टैबलेट। पापा ये देखिए, अब इंश्योरेंस सिर्फ 1 रुपए में। ऐसा कैसे? हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पीएम लाए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बेटा, अगर कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे बाद 2 लाख रुपए का बीमा तुम लोगों को मिलेगा, या फिर
विकलांगता की स्थिति हुई तब भी 2 लाख तक मिलेगा। तो क्या इस योजना का लाभ हम भी उठा सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। 18 साल से ऊपर का कोई भी खाता धारक इस योजना का लाभ ले सकता है। सुनिए जी, आप जाइए और चारों का बीमा करवाइए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ना होगी परिवार की चिंता, ना होगी कल की फिक्र, ना होगी कल की फिक्र। प्रधानमंत्री की योजनाओं से जिएंगे हम बेफिक्र। अब जिएंगे हम बेफिक्र, हाँ जिएंगे हम बेफिक्र। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं रांची में गजराज, जहां आज दिन भर सड़कों पर लोग खौफ जदा होकर दौड़ते भागते और जान बचाते नजर आए हैं। और इस पर चर्चा कर रहे हैं हम, क्या होता है उस वक्त जब आपके सामने हाथी आ जाए, किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती है। विभाग के लिए भी इतना आसान नहीं होता। पीआर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए रिटायर्ड आईएफएस हैं। पीआर सिन्हा साहब, कभी ऐसी मुश्किल आपके सामने आई और कितना मुश्किल होता है इन हालातों से निपटना? मैं इससे गुजर चुका हूँ। मैं बांका का डीएफओ था। वहाँ पर एक 14-15 का झुंड आ गया था और हम लोग कितना भी चाहे भगाना, लेकिन ईश्वर पर छोड़ दिया। ये इनको आप मार भी नहीं सकते हैं। और वो बेचारे पानी की दिक्कत थी, खाने की दिक्कत थी। वो गांव में आके मूंग का फसल सब का बर्बाद करते हैं। ईख का प्रेमी है, मूंग खाते हैं। महुआ जो इनका जो होता है घर में रखते हैं, उसको प्रेमी है। तो उसको अपने भोजन के लिए जरूर आएंगे और जल के लिए। 2 चीज़ों को बच सकता है, भोजन और जल। जल के बहुत प्रेमी होते हैं। तो जल भी सूखते जा रहा है बिकॉज बारिश कम हो रही है। जंगल कट रहे हैं तो वर्षा पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो इसमें हम सबों को, सरकार के साथ साथ पब्लिक को भी इसमें सहभागिता होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ये नहीं कि जंगल आप काटते जा रहे हैं, विकास के नाम पर नहर है, रेलवे लाइन है और बना रहे हैं, उसमें उनके आवास को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आएंगे शहर की तरफ, भागे आएंगे ही। उसको नहीं रोकेंगे तो आपको फेस करना पड़ेगा। जी, शैलजा हमारे साथ हैं। शैलजा, कई बार देखा गया है कि ये जानवर हिंसक हो जाते हैं, जंगली जानवर आबादी वाले इलाके में पहुंचते ही हिंसक हो जाते हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? भालू है खतरनाक जानवर, हाथी भी तो बहुत खतरनाक में आता, और बाघ भी। इनका भी वही कारण है। एक बार बेतला नेशनल पार्क हम गए तो रोड नंबर 5 में खून मिला। बाघ का भोजन है, छोटे मोटे जानवर का शिकार करता है कि जंगल शून्य हो गया। उनके खोह बना लेते थे जिसमें वो खा के पानी पी के पड़े रहते थे। तो जंगल शून्य हो गया। वनरोपण झारखंड में नाम मात्र का है, वनरोपण है ही नहीं। अवैध कटाई में सब लटक गए। एक बहुत वाइटल बात बताते हैं, बेतला नेशनल पार्क में 90s में हम वहाँ 7 साल रहे हैं। वहाँ बेतहासा होटल नेशनल पार्क के बाहर थे, जो मेरे समझ में उस समय नहीं आया। लेकिन मेरा नेचर है क्यूरियोसिटी का, क्यूरियोसिटी को शांत करते हैं। तो पता चला कि पोचिंग के कारण उतने होटल खुल रहे हैं। तो पहले तो पोचिंग शुरू हुआ, अब पोचिंग के बाद जो बचे हुए हैं वो जंगल की अवैध कटाई, उनको ना आवास है ना भोजन। बाघ हो, भालू हो और कोई भी हो, उनका यही चीज है, उनके आवास को हमने छिन्न भिन्न कर दिया, उनका भोजन छीन लिया। ऐसे में तो मनुष्य भी जी, तो आवास छीन लिए गए हैं और जंगलों की जो बेतहाशा कटाई हुई है, ये एक बड़ी वजह इसके पीछे मानी जा रही है। पहली दृष्टि में तो यही लगती है, प्रथम दृष्टि यही बातें सामने आती है। लेकिन इस बीच ये भी समझना चाहेंगे शैलजा आपसे कि आखिर लोग बचे कैसे, क्या करना चाहिए अब जब हालात इतने बिगड़ गए, क्या हो सकता है? और वन विभाग को वनरोपण की 100 करोड़ से ज़्यादा सालाना फंड है। इसका एक विंग ही है वाइल्ड लाइफ। तो जंगल को वनरोपण हर साल टारगेट पूरा करे। ऑफिसर की नियुक्ति होती है, तनख्वाह मिलती है, वनरोपण का पैसा वनरोपण के लिए रहता है, जंगली जानवर के लिए रहता है। अब तत्क्षण जो है सो वहाँ उस लायक जंगल में कुछ रखा जाए, जंगल में पोचिंग बंद हो। और जंगल में जो जू में भी, दिल्ली जू की घटना हुई थी,
जो टूरिस्ट आते हैं उनको ढेला पत्थर ये सब मारने के बाद सख्त जुर्माना आप 250 जुर्माना कर दीजिए और एक वक्त भरपेट का भोजन जू के जानवरों को भी मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं करेगा। जानवर मनुष्य से ज्यादा वफादार होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं है। जैसे आज अशोकनगर में घुसा तो वो उसको ये पहचान नहीं है कि ये मनुष्य निर्दोष है, ये जंगल विभाग का मकान है, इसको तोड़ दो, इसको नहीं तोड़ो। यदि उसका पेट भरा रहेगा, उसका आवास रहेगा तो मनुष्य से ज्यादा वफादार होता, किसी को कुछ भी नहीं करेगा। जी बिल्कुल, तो दो बड़ी बातें शैलजा ने कही। हमारे साथ राजीव लोचन बख्शी साहब जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर। बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। सबसे पहले तो आप आज दिन भर रेस्क्यू करते रहे, लोगों को बचाने में जुटे रहे, लेकिन इसके बाद एक और बुरी खबर ये लोगों के लिए रही कि फिर शहरी इलाके में एक हाथी देखा गया। नहीं, वो रूमर है, हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है और आपके लोगों ने फिर भी कंफर्म करवा लीजिए, वो रूमर है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि जहाँ हाथी आता है वहां पे थोड़ी देर के बाद वो रूमर फैलता है। अभी रात में फिर हो सकता है कुछ रूमर हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं कि फिर ऐसा कुछ रूमर न उड़े। ये आप जानकारी दे पाएंगे कि ये हाथी किस ओर से घुस आया था और इसके पीछे आखिर वजह क्या बताई जा रही है? क्या ये हाथियों का झुंड है जो भटक गया है या ये हाथी सिर्फ भटक गया है? ये हाथी का झुंड नहीं है, एक सिंगल हाथी है और जो कि हमारे हिसाब से दुंडू के ग्रुप से पिछड़ा हुआ है। कल रात में कल के एक दिन पहले वो दशम फॉल में कुछ घरों को डैमेज किया था, वो हमने रिट्रेस कर लिया है और फिर कल रात से वो मूव कर रहा था, कोटी के इलाके से घुसा था और रिंग रोड पार करते हुए लटमा विलेज, उसके बाद एयरपोर्ट के बगल से होते हुए वो रेलवे ट्रैक, हटिया वाला रेलवे ट्रैक, उससे होते हुए अरगोड़ा स्टेशन तक पहुंच गया था। ये हम लोगों ने बैक ट्रैक एनालिसिस कर लिया है। जी, पीआर सिन्हा साहब कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ, रिटायर्ड IFSP। जी पीआर सिन्हा साहब। बख्शी साहब, ये कहना है कि हम लोग एक चीज कह रहे हैं जो उन्होंने शैलजा जी ने कहा कि वनरोपण नहीं हो रहा, वन विभाग का उतना दोष नहीं है। आज 84-85 के बाद इतने स्टाफ कम होंगे, फॉरेस्ट गार्ड की कोई बहाली नहीं हुई है। यहाँ पर झारखंड में हम जब FRO होते तो हमने अपने स्टाफ का क्लियरेंस कराया, लेकिन आज तक बहाली नहीं हुई। इवन माई रेंज अफसर इज टू मेंटेन मास्टर रोल, कि उनको देखना है, काम करना है। ये भी एक कारण है। मैन पावर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सिकुड़ गया है, कोई है ही नहीं, जंगल में फॉरेस्ट गार्ड है ही नहीं, कोई नहीं आपको इन्फॉर्म देने वाला। बख्शी साहब, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन। बख्शी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं पीआर सिन्हा साहब आपसे कह रहे थे कि कर्मचारियों की बेहद कमी हो गई है। ये बात तो सही है, मगर फिर भी हम लोग तो फील्ड में परफॉर्म करना होता है। एक बड़ी बात बख्शी साहब ये भी सामने आ रही है कि जो वृक्षारोपण होना चाहिए, जो वनारोपण होना चाहिए, वो नहीं हो पाया, कई सालों से नहीं हो पाया है। शैलजा भी कह रही थी, शैलजा काफी रिसर्च कर चुकी है इस पर। वृक्षारोपण तो हम लोग करते हैं। अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट भी है, हम लोग की फॉरेस्ट का जो कवर है वो बढ़ा है, मगर उसके साथ साथ हमारा जो मेन इशू आता है विलेजेस में, जो देखते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के कारण जो डिस्टर्बेंस है, वो एक मेजर इशू है। हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि एलिफेंट्स अपना जो उनका नेचुरल कॉरिडोर है उसको छोड़ते हैं जी। और ये एक जो मामला है ये तो लोन टकर का है। अब जब एक हाथी जब अपने ग्रुप से बिछड़ जाता है तो जनरली वो उत्पात मचाता है, वो अपने साइड से अपने नॉर्मल रूट से अलग कुछ काम करता है। अब मैं कुछ और भी आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले पीआर सिन्हा साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी, वही है, ये जो है स्टाफ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो शैलजा जी ने कहा कि वनरोपण नहीं हुआ, दैट इज नॉट। ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल सर्वे हुआ था सेटेलाइट से कि हम लोग का फॉरेस्ट कवर झारखंड का बड़ा है। आई वॉज ऑल्सो इन FRO, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफिसर, आई हैव डन ऑल्सो प्लांटेशन। ऐसा शैलजा जी ने जो कहा हम उससे डिफर करते हैं। ये नहीं, ये प्लांटेशन तो एक तो है मैंने उसको कम करने के लिए, लेकिन जो हम लोग विकास के नाम पर जो जंगलों को काट रहे हैं वो तो मैंने गवर्नमेंट भी काट रही है और इलिसिट फेलिंग है, क्योंकि गरीबी तो है, गरीबी लाइवलीहुड है वो आपको। मतलब ये फैक्ट नहीं है कि वृक्षारोपण या वनारोपण से कुछ होने जा रहा है, नहीं होगा, लेकिन उस असर पड़ेगा। लेकिन जो उनका कहना है कि नहीं हो रहा है, ये बात नहीं है, गलत। वो एक महत्वपूर्ण, मैं सहमत नहीं हूँ। जी बख्शी साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ हाथियों का सवाल नहीं है। अभी मांडर में कुछ साल पहले, तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक तेंदुआ घुस आया था।
और लगातार कई हिस्सों में भालू, शहरी इलाकों में भालू के घुसने की खबर भी आ चुकी है। कोडरमा में भालू घुसाया देखा गया। हाँ, हम लोगों ने ही वो उस तेंदुए को रेस्क्यू किया था और फिर वो हम लोगों ने जू था। जी, आज कितना नुकसान हुआ है? आज हाथी ने कितना नुकसान किया है? बहुत लगते हैं जो शोक कैजुअलिटी है और जी, और एक बहुत मोचा तो वो वापस अपने घर चला गया। तो इस तरह से देखे तो एक आदमी की कैजुअलिटी है और 2 लोग इंजर हुए हैं। एक बड़ा सवाल मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, तकरीबन 100 करोड़ का बजट जो ये जिक्र किया जा रहा है कि 100 करोड़ का बजट सिर्फ आपको इसलिए मिलता है ताकि आप वृक्षारोपण करें, वनारोपण करें, तो क्या इससे फायदा आप देख रहे हैं कि इससे फायदा होगा? फायदा तो होता ही है क्योंकि सैटेलाइट से जो इमेजरी है आप उसे एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, लेकिन वही पीआर सिन्हा साहब कह रहे थे कि एक जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में कहा गया था कि फिर भी जो जंगल हैं वो बढ़े हैं। दो सर्वे लगातार हुए हैं। दोनों सर्वे में 2-2 साल के इंटरवल्स पे हुए हैं। दोनों सर्वे में आया है कि झारखंड में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, मगर वो एक इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारा जो हैबिट्स है, हमारे जो हैबिटेशंस बढ़ रहे हैं, जो एलिफेंट्स के कॉरिडोर के बीच में हम इंटरफेयर करते हैं, हम मतलब जो आम लोग हैं, वो एक बहुत मेजर इशू है। और हम लोग तो वो प्रैक्टिकली देख सकते हैं जब हम लोग मूव करते हैं फॉरेस्ट में जी, वहां पे एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज, वाटर के एक्टिविटीज जो इस तरह से तो उनके नॉर्मल कॉरिडोर्स को इंटरफेयर करते हैं। फिलहाल तो लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि लोग सुकून से रह सकते हैं ना, कोई उनके लिए चिंताजनक बात तो है नहीं? क्या आने वाले दिनों में इस तरह का उत्पात फिर से देखने को मिल सकता है? इसकी आशंका है बनी है। हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं, हमारी पूरी रांची की टीम इस पे लगी हुई है। हम लोग देखिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रांची में 5-6 लोकेशंस पे हाथी रहती है जी, जैसे सिल्ली, अनगढ़ा, सोनाहातू, इस तरफ बेड़ो, मांडर, बुड़मू, इधर ओरमांझी के थोड़े इंटीरियर साइड, रामगढ़ से जो बॉर्डरिंग एरियाज है। तो हम लोग 24 आवर्स की तरह से हमारी टीम वहां पे रहती है जो कि कंट्रोल करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजीव लोचन बख्शी साहब आपका और पीआर सिन्हा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में गजराज का आतंक रुकेगा और हम यानी जो लोग हैं, जो आबादी वाले लोग हैं, जो बार बार हाथियों के आतंक से, तेंदुए और भालू के आतंक से परेशान हैं, वो सुकून की सांसें ले पाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रभारी सीपी जोशी, मोतीलाल वोरा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। विधान परिषद चुनाव में लालू यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार लालू को मनाने उनके आवास पहुंचे। 1 मई से अगवा गया के डॉक्टर पंकज गुप्ता अपनी पत्नी शिवरा के साथ वापस लौट आए हैं। उनकी रिहाई यूपी के लखनऊ से हुई। 1 मई को गिरिडीह से गया लौटने के दौरान दोनों का अपहरण हुआ था। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि डॉक्टर पंकज कैसे घर वापस आए। नमस्कार, पल पल बिहार के साथ है आप, आपके साथ मैं हूं अनुपम। तो अगले आधे घंटे तक देखेंगे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। 5 दिन बाद पत्नी के साथ सकुशल लौटे डॉक्टर पंकज। लखनऊ से रिहाई, गिरिडीह से गया आने के दौरान 1 मई को हुए थे अगवा, 8 गिरफ्तार। पटना के राजापुल इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी, एक शख्स को मारी गई गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।